आज का अपना जो विषय है वो है हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था। थॉमस हॉब्स ने अपना जो मानव स्वभाव वर्णित किया है, ठीक वैसा ही उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। और प्राकृतिक अवस्था जो हॉब्स द्वारा वर्णित है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में जो हॉब्स ने कहा है, वो इंग्लैंड की गृह युद्ध की जो स्थिति थी उसको ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप उसने माना कि प्राकृतिक अवस्था थी। और जब युद्ध की अवस्था का कोई व्यक्ति जब वर्णन करता है तो निश्चित रूप से वो कोई आदर्श व्यवस्था नहीं होती। तो हॉब्स ने मानव स्वभाव के संबंध में प्राकृतिक अवस्था में और प्राकृतिक अवस्था का जो वर्णन किया है वो एक युद्धिक पृष्ठभूमि का वर्णन है, जो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था निरंतर युद्ध की अवस्था थी, जिसने प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य का शत्रु था। प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे से भय था, डर था, और जब दूसरे से भय था तो न अधिकार थे, न स्वतंत्रताएं थी, न कानून था। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा की पूरी स्वाधीनता थी। उस समय जीवन का जो नियम था वह था प्रत्येक मनुष्य का केवल वही अपना होगा जो उसे वो पा सकता है, और तब तक के लिए ही जब तक कि वह उसे रख सकता है। इस प्राकृतिक अवस्था का एक ही कानून था, जिसे मार सकते हो उसे मारो, और जो तुम लूट सकते हो उसे लूट लो। इस अवस्था में नीति और न्याय का कोई स्थान नहीं था। यानी प्राकृतिक अवस्था के अंदर अगर जिसको हम पॉलिसी कहें, जिसको जस्टिस कहें, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। स्वयं हॉब्स लिखते हैं प्राकृतिक अवस्था के बारे में कि सभी एक दूसरे से लड़ते थे। इस अवस्था में उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय का कोई स्थान नहीं था। धोखा और शक्ति ही मुख्य गुण समझे जाते थे। मनुष्य का जीवन सदैव खतरे में था। इस अंधकारपूर्ण प्राकृतिक स्थिति में संस्कृति, सभ्यता, कला, विज्ञान जैसी विधाओं का विकास तो दीवासपन था, कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। हॉब्स प्राकृतिक स्थिति को अराजकता की स्थिति मानते हैं। व्यक्ति जीवन सदैव खतरे में था। स्वयं हॉब्स आगे लिखते हैं कि ऐसे समय में जब मनुष्य एक ऐसी शक्ति के बिना रहते थे जो उसे भयभीत बनाए रखे, वे उस अवस्था में रहते थे जिसे युद्ध कहा जाता है। और वह ऐसा युद्ध होता है जो प्रत्येक मनुष्य की ओर से प्रत्येक मनुष्य के विरुद्ध होता है। इसी दशा में उद्योग, संस्कृति, समुद्री परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधन, ज्ञान, विज्ञान आदि के लिए कोई स्थान नहीं था। परिणाम स्वरूप मनुष्य का जीवन एकांकी, दीनहीन, अपवित्र, पाश्विक और क्षणिक होता था। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध। मैं कितना प्राप्त कर सकता हूँ उसको प्राप्त करूँ, मैं कितना किसको लूट सकता हूँ उसको लूटूँ।
न्याय और नैतिकता के कोई मापदंड नहीं, कोई आदर्श नहीं, निरंतर युद्ध की अवस्था प्राकृतिक अवस्था कहलाती है। और जब हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था की विशेषताओं की, तो पाते हैं कि इसमें नैतिकता का सर्वत्र अभाव था। सत्य और असत, राइट एंड रॉन्ग का कोई भेद नहीं था। विवेक के लिए कोई स्थान नहीं। सभी मनुष्य अपनी मानसिक भावनाओं से प्रेरित होकर कार्य करते थे। सभी अपने लिए हिंसा और हत्या को ठीक समझते थे। उस समय तक के समाज में विभिन्न कार्यों की नैतिकता की कसौटी पर कसने का कोई मापदंड और नियम नहीं था। नैतिकता का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्राकृतिक अवस्था की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि इसमें न्याय और अन्याय के विचार का ही अभाव था। हॉब्स का मत है कि जब तक सब मनुष्यों के ऊपर शासन करने वाली कोई शक्ति नहीं होती, तब तक समाज में कोई कानून नहीं होता। अतः न्याय और अन्याय का विचार ही नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात न्यायपूर्ण होती है जो कानून के अनुकूल होती है। उससे प्रतिकूल रखने वाली सभी बातें अन्यायपूर्ण, अवैध होती है। तीसरी विशेषता प्राकृतिक अवस्था की यह है कि इस अवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति का पूर्णतः अभाव था। जहाँ सब व्यक्ति एक दूसरे से लड़ने और गला काटने के लिए तैयार बैठे हों, वहाँ किसी भी स्थायी व्यक्तिगत संपत्ति की बात ही नहीं हो सकती। जब तक किसी के पास शक्ति है, तब तक उसका वस्तुओं पर अधिकार है। शक्ति न रहने पर दूसरे व्यक्ति उसे यह संपत्ति छीन लेते हैं। तो छीना झपटी का यह युद्ध था। इसके अंदर संपत्ति और विशेषकर निजी संपत्ति का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो सार संक्षिप्त में कह सकते हैं कि प्राकृतिक अवस्था वह है जहाँ सत असत का कोई निर्णय नहीं, विचार के लिए कोई स्थान नहीं, व्यक्तिगत संपत्ति की बात ही नहीं की जा सकती, कानून या न्याय और अन्याय का कोई मापदंड नहीं। ऐसा परिवेश जहाँ था उसको अपन कहते हैं प्राकृतिक अवस्था। अब ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, ये क्यों थी? तो हॉब्स इसके समर्थन में अनेक उदाहरण जुटाता है और वह कहता है कि जब मनुष्य कहीं यात्रा पर जाता है तो वह अपने को शस्त्रों से सुरक्षित कर लेता है। जब वह सोता है तब अपने वे द्वार बंद कर लेता है। जब वह अपने घर में होता है तब भी अपने संदूक के ताले रखता है। हॉब्स के मत में मनुष्यों का इस प्रकार का व्यवहार इस बात का परिचायक है कि वे अपनी सामाजिक अवस्था में भी मनुष्य अपने संगी साथी जो होते हैं उसको अविश्वास की दृष्टि से देखता है। मनुष्य की एक सामाजिक स्थिति से उसकी उस प्राकृतिक अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है जिसमें किस प्रकार की बाहरी शक्ति का अस्तित्व नहीं था। दूसरा उदाहरण वह देता है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के आपसी व्यवहार से भी वे अपने मत के समर्थन में तर्क देता है कि पूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने के कारण यह राज्य किसी अन्य राज्य की शक्ति को अपने से उच्च नहीं मानते। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राज्य अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जिसका परिणाम अविश्वास, भय, घृणा और युद्ध का वातावरण होता है। जब सभ्य कहलाने वाले राज्यों के परस्पर संबंधों में प्राकृतिक अवस्था का चित्र खरा उतरता है तो मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था अवश्य ही उस काल की अथवा इससे भी बुरी रही होगी। तीसरा उदाहरण हॉब्स पेश करते हैं कि अमेरिका की जंगली जातियों का अध्ययन बड़े ध्यान से किया गया। वहाँ भी उसे वैसी ही स्थिति देखने को मिली जैसे स्वतंत्र राज्यों के परस्पर संबंधों में पाई जाती है। इससे भी हॉब्स इस निर्णय पर पहुंचा कि उसकी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण निराधार नहीं था।
मनुष्य ऐसा व्यवहार करते रहे हैं। चौथा उदाहरण थॉमस हॉब्स देते हैं और वे अपने प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को पुष्ट करने के लिए ब्रिटेन के गृह युद्ध का सहारा लेते हैं और लिखते हैं कि ब्रिटेन के गृह युद्ध में भी उनके विचारों की पुष्टि होती है, प्रामाणिकता सिद्ध होती है। गृह युद्ध में राजसत्ता के दुर्बल होने के कारण बर्बरता का नग्न तांडव वहाँ हुआ देखने को मिला। इससे हॉब्स को इस बात का विश्वास हो गया कि संप्रभुता के अभाव में मनुष्य की स्थिति अत्यंत दयनीय और भयंकर हो जाती है। इन तर्कों के आधार पर हॉब्स प्राकृतिक अवस्था के चित्रण को स्वाभाविक और ठीक समझता है तथा उसमें वे विश्वास करता है। इसके साथ ही हॉब्स जो है प्राकृतिक अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक नियमों की बात कहते हैं, जिसको अपन टाइगर राइट्स के नाम से जानते हैं, शेर के अधिकारों के नाम से जानते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में भी हॉब्स जो है वो व्यक्ति के लिए अधिकारों की बात कहते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का तात्पर्य हॉब्स के मतानुसार अपने जीवन के संरक्षण के लिए मनुष्य को कोई भी कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। वह अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी को लूट सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी को जान से मार डाल सकता है, ये उसे स्वतंत्रता है। इसलिए टी.एच. हक्सले जैसे विद्वान कहते हैं कि हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार टाइगर राइट्स हैं, शेर के अधिकार हैं। क्योंकि जिस प्रकार से शेर जंगल का राजा होता है, उस पर कोई नियम नहीं चलता, उसका काम छीनना, झपटना, खाना, मारना होता है। ठीक इसी प्रकार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का भी यही कार्य था। और लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के साथ हॉब्स प्राकृतिक नियमों की बात भी कहता है। वह प्राकृतिक नियमों का पालन करने से प्राकृतिक अधिकार प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हॉब्स के मत में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान होने से सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है, जिससे जीवन सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन सभी व्यक्ति जीवन को सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अतः प्राकृतिक दशा में भी अपनी सुरक्षा के लिए बुद्धि द्वारा कुछ नियम बना लिए जाते हैं। इन्हीं नियमों का पालन करके मनुष्य प्राकृतिक अवस्था अर्थात अराजक अवस्था में भी सुखपूर्वक रह सकता है। ये प्राकृतिक नियम या नियंत्रण वे हैं जो मनुष्य अनुभव द्वारा सीखता है और जिन्हें वह अपने जीवन के लिए लाभदायक पाता है। हॉब्स ने प्राकृतिक नियम की परिभाषा करते हुए कहा है कि यह वह नियम है जो विवेक द्वारा खोजा गया है, जिसके द्वारा मनुष्य के लिए वे कार्य निषिद्ध है, वे कार्यों की मनाही हैं जो उसके जीवन के लिए विनाशप्रद है या जिनसे जीवन की रक्षा के साधनों का हरण होता है या जिनके द्वारा उसके लिए उन कार्यों को न करना निषिद्ध है जिससे जीवन की रक्षा होती है। लेकिन इन प्राकृतिक नियमों को कानून नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कानून तो संप्रभु की आज्ञा होते हैं। हॉब्स ने इस प्रकार के 19 प्राकृतिक नियम बनाए हैं और उनमें से जो प्रमुख हैं वो मुख्य रूप से यह है कि प्रत्येक मनुष्य को शांति के लिए जहाँ तक हो प्रयत्न करना चाहिए, जहाँ तक सफलता की आशा हो, और यदि वह उससे प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसे अधिकार है कि वह सभी उपायों और युद्ध का प्रयोग करे। मनुष्य को शांति और आत्मरक्षा के लिए अपने प्राकृतिक अधिकारों को उस सीमा तक त्यागने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए
जहाँ तक दूसरे लोग भी उसके लिए प्रस्तुत हो। दूसरों के विरुद्ध उसे उतनी ही स्वतंत्रता से संतुष्ट रहना चाहिए जितनी वह दूसरों को अपने विरुद्ध देने के लिए तैयार हो। व्यक्तियों को अपने समझौतों का पालन करना चाहिए। ये मुख्य जो है 19 नियमों में से जो प्राकृतिक नियम है वो यह है। उपयुक्त इन तीनों नियमों का सार हॉब्स के ही शब्दों में यह है कि दूसरों के साथ तुम वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। तो प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स जिस प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करने के साथ ही वो एक बहुत बड़ा संकेत देता है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप अपने साथ चाहते हो। तो प्राकृतिक अवस्था एक प्रकार से जो है जिसमें जीवन सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, संपत्ति सुरक्षित नहीं है, लेकिन सुरक्षा का एक बड़ा सूत्र जो है वो